फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है मेरे ये YouTube चैनल में। मैं प्राध्यापक देशपांडे, प्रोफेसर देशपांडे, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो सेशन चल रहा है, ये सेशन बन जाएगा, उसका नाम है निदान। आयुर्वेदिक निदान का मतलब होता है आयुर्वेदिक डायग्नोसिस। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन पेपर से लेकर कुछ चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूं। तो जस्ट आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विथ यू। ओके, so I think this is very fine that I have shared my screen. Now I will like to open my PPT. Yes, this has been opened. Okay, so my dear viewers, my dear friends, मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आज से रादर मैं बोल सकता हूं 1-2 दिन से मैं अभी सोच रहा हूं कि जो भी मेरी वीडियो बन रही है वो दोनों लैंग्वेज में बनेगी। उसमें मैं कई बातें इंग्लिश में भी करूंगा, कई बातें हिंदी में भी करूंगा, क्योंकि ज्यादातर मेरे को जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे फैंस हैं, वो बता रहे हैं कि सर आपका लेक्चर बहुत बहुत फायदेमंद होता है, कि थोड़ी बहुत हिंदी में भी हमें जानकारी दे दीजिए। तो ये है बात। तो अभी हम चालू करेंगे कि हम सब बातें इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडेज वीडियो इज रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर्स of the subject Nidan, that is called as a Ayurvedic pathology, which is a subject right now maybe for the second year BMS. ये कभी सेकंड ईयर में रहेगा, कभी थर्ड ईयर में जाएगा, उसका कोई हमें लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। निदान सब्जेक्ट सबको सीखना पड़ेगा। ये विकृति विज्ञान भी उसको बोलते हैं। निदान सब्जेक्ट का नाम क्या है? विकृति विज्ञान। तो ये वीडियो छोड़कर मत जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। ये लगेगा कि सब ये स्टूडेंट्स के लिए आज का लेक्चर नहीं भैया। जब मैं क्वेश्चन पेपर्स की बात करता हूं तो उसमें सारे जो भी पॉइंट्स रहते हैं, उसके अलावा और कुछ जानकारी हमेशा मैं देता रहता हूं, जो डॉक्टर्स के लिए भी फायदेमंद हो जाती है, टीचर्स के लिए भी फायदेमंद है और पेशेंट्स के लिए भी फायदेमंद है। तो मेरे सब के सब वीडियो सबके लिए है। तो मैं इसके लिए नामकरण कर देता हूं आयुर्वेद फॉर ऑल दीज माई वीडियोज are for everybody, for the students of Ayurveda, not only of Ayurveda. There are too many my subscribers, too many fans are there who are from allopathic fraternity, from the homeopathic fraternity, naturopathic fraternity. सब के सब बता देते हैं सर आपका वीडियो सबको काम आ सकता है। तो इसलिए मैं विनती करता हूं, कृपा करके 1-1.5 घंटे मेरे साथ रहिए, आपको बहुत सारे आयुर्वेद की जानकारी मिल जाएगी। सब्जेक्ट का नाम मैंने आपको बता दिया है, जो स्क्रीन पर भी आ रहा है। अभी मैं चाहता हूं कि ये मेरा स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसको मैं बोलता हूं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन गया, तो स्क्रीन आपका बड़ा हो गया, देखने में भी आसान लगेगा आपको। रोग निदान पेपर 1, मेरे कर्सर के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। रोग निदान, ध्यान से सुनिए। रोग निदान, रोग का मतलब है डिसीजेस, व्याधियां हो जाती है ना, हेल्थ प्रॉब्लम बन जाते, तो उसको रोग बोलते हैं आयुर्वेद में। और निदान का बहुत सारा अर्थ है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता देना चाहता हूं शुरू में ही, निदान के प्रामुख्य ढंग से 2 अर्थ बनते हैं। 2 अर्थ बनते हैं, 2 या 3 हम ले सकते हैं। निदान का मतलब है आयुर्वेदिक पैथोलॉजिकल कंसेप्ट। निदान का मतलब है डायग्नोसिस। जब हम व्याधि निदान कर देते हैं कि इसको दमे की बीमारी है, ब्रोंकियल अस्थमा की बीमारी है, इसको कोरोना बन गया है, कोरोना व्याधि हो गया है, कोरोना ये रोग है, डिसीज है। तो हमने डायग्नोसिस और स्वाब ले लिया और स्वाब से हमें पता चला कि उसमें कोरोना वायरस है, तो उसको कोविड-19। अभी डायग्नोसिस पक्का हो गया तो हमें बोलेंगे कि निदान पक्का हो गया है। ये कोरोना नहीं है, उसको खाली न्यूमोनाइटिस है। तो खाली जो हमारी फुफ्फुसे है उनकी सूजन आ गई तो न्यूमोनाइटिस हो गया। तो अलग अलग तरीके से हम उसके डायग्नोसिस बता सकते हैं। यह हो गया एक अर्थ, व्याधि का निश्चितीकरण, आजार का निश्चितीकरण को बोलते हैं निदान। और दूसरा एक अर्थ है, ध्यान में रखिए, दूसरा अर्थ है हेतु। निदान का मतलब होता है हेतु। हेतु का मतलब होता है कारण, कॉजेस।
जैसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि कोरोना ये बीमारी के कारण बता दीजिए हमें, तो आप बता देंगे कि इसका वायरस इसका कारण है। ट्यूबरक्लोसिस का कारण बता दीजिए, निदान बता दीजिए। तो यहां निदान शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं हेतु के माफिक, उसके कॉजेस क्या है। तो निदान के दो अर्थ ध्यान में रखिए। ये जो निदान सब्जेक्ट है उसका मतलब है आयुर्वेदिक पैथोलॉजी, उसको विकृति विज्ञान भी बोलते हैं। प्राकृत मतलब नॉर्मल और विकृत मतलब एबनॉर्मल। शारीरिक क्रिया इज आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। निदान या विकृति विज्ञान का मतलब है आयुर्वेदिक पैथोलॉजी। मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थी मित्र, जब आपको परीक्षा देनी है, एग्जाम देनी है, तो आप पढ़ाई करते रहते हैं। शुरू से लेकर सिलेबस पता हो जाता है और आप पढ़ाई में लग जाते हैं। फिर बार बार आखिर तक आपका आत्मविश्वास नहीं जुट जाता, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। आपको क्या बात होती है उसमें? तो उसमें ये बात होती है कि आपको प्रॉपर दिशा नहीं मिल जाती, योग्य तरीके से मार्गदर्शन नहीं मिल जाता। इसके पर्सनलाइज मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। कई कई जैसे बोलते हैं ना, दुर्दैव वशात कई कॉलेजेस में टाइम नहीं मिलता टीचर्स लोगों को, इतने सारे बहुत सारे ढेर सारे काम रहते हैं। कई बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता है। कई बच्चों को कौन सी पुस्तकें इस्तेमाल करनी चाहिए, रेफरेंस कौन से लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, ये पता नहीं होता। कई बहुत सारे लड़के ऐसे होते आयुर्वेद में आते भी उनके दिमाग में चलता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है आयुर्वेद वाला, ये संस्कृत है, ये चरक सुश्रुत वाग्भट ग्रंथ है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, हम तो आयुर्वेद पढ़ते जाते रहे, बीएमएस कर रहे हैं, क्या होगा हमारा? तो कोई नहीं होगा। जब प्रोफेसर देशपांडे आपके साथ जुटे हुए हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, तुरंत मेरे को यहां पर लिखा है, व्हाट्सएप नंबर है मेरे को, व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपका नाम बता दीजिए, कॉलेज का नाम बता दीजिए, क्या प्रॉब्लम है बता दीजिए, मैं हूं ना, ऐसे ही मेरा नामकरण कर दीजिए। आप डॉक्टर देशपांडे बोलते हैं मैं हूं ना, तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मैं एमडी आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी हूँ, काय चिकित्सा करके पढ़ा है मैंने, बीएमएस तो हुआ, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर दिया, एमडी आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी दो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसका जरूर आपको फायदा मिल जाएगा। ये मेरा मेल आईडी है। जो भी ये सब मैं चीजें जो यूट्यूब पर करता हूँ शेयरिंग करता हूँ, नॉलेज का है, एक्सपीरियंस का है। फिर कुछ दफा लोग बोलते हैं कि हमें कंसल्टेशन चाहिए, तो ये सब मेरे थोड़ी पेड सर्विसेज हैं। जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कर सकते हैं हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, लाइफस्टाइल काउंसलिंग विथ टू एस्पेक्ट, आयुर्वेदिक प्रकृति, और मैं पामिस्ट्री भी कर देता हूँ, हस्त सामुद्रिक की तरह से भी आपको ज्ञान करवा देता हूँ। क्या रेखाएं रहती है, क्या माउंट्स रहते हैं, सबके सब, गुरु है, चंद्र है, माउंट, हम बता देंगे आपको। पर्सनल और ऑनलाइन क्लासेस, जब स्टूडेंट्स को लगेगा कि नहीं भैया अभी देशपांडे सर के पास जाइए और ट्यूशन लगा दीजिए, ये पर्सनल रहता है या ग्रुप में रहता है। 2-5 लड़के आ गए, सब बोले झूम के लेक्चर्स ले लो हमारी, ये टॉपिक हमके बहुत तकलीफ की बात होती है, ये आम समझ में नहीं आ रहा, यह आम क्या है? तो इसके लिए ये सब चीजें मैं आपकी तरफ कर दूंगा। ये अभी मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हायर अथॉरिटीज को, जैसे सीसीआईएम है, आयुष है, उनको मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब विद्यापीठ को बता दीजिए। एमयूएचएस महाराष्ट्र स्टेट में हमारा है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, तो उनसे विनती है कि आपकी जब एग्जाम हो जाती है तो उन्होंने, ये देशपांडे की काम नहीं है, देशपांडे को क्या क्यों काम करना पड़ता है? क्योंकि विद्यापीठ नहीं कर रहा है, सीसीआईएम नहीं कर रहा है, तो ये मेरा टीका नहीं है, पॉजिटिव ढंग से ले लीजिए। उन लोगों ने ये करना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर बैंक बना दीजिए। जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पेपर से हमें बहुत अच्छा फायदा हो जाता है कि कौन से टॉपिक्स पर हमें कंसंट्रेशन करना है, किस टॉपिक की तैयारी ज्यादा करनी चाहिए, ये हमारे प्रैक्टिस में ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। तो उसके ऊपर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ परीक्षार्थी बनो, तुम्हें हमें सब लोगों को क्या करना है, आखिर में रुग्ण को देखना है, पेशेंट को देखना है, उसको सलाह देनी चाहिए। तो हम सिर्फ परीक्षा से काम नहीं बनाएंगे। फिर परीक्षा एक स्टेज है, उसमें से एक टप्पा है, उसमें से एक अवस्था है, उसके बाद हम प्रैक्टिस पर चले जाएंगे। तो परीक्षा ये कोई अलग बात नहीं है, परीक्षा एक
प्रिलिमिनरी स्टेज है जो हम बना सकते हैं हमको कॉन्फिडेंस हमारी प्रैक्टिस के लिए। तो प्रोफेसर देशपांडे स्टूडेंट को ऐसी सलाह बिल्कुल नहीं देंगे कि आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बन जाओ। आपको तो स्टडी अच्छी तरह से करना है, फिर ये परीक्षा पास होने के लिए, कॉन्फिडेंस रखने के लिए ये क्वेश्चन पेपर्स बहुत काम आ जाते हैं। दिस पीपीटी इज अ कंपाइलेशन फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। जो भी प्रश्न पत्रिका निकली हुई है हमारे महाराष्ट्र स्टेट में, उसमें जो प्रश्न आ गए हैं उसके साल के हिसाब से मैंने लगा दिया है, पीपीटी बना रखा है। तो ये लग सकता है आप 2015 से लेकर 2018 तक समर और विंटर 2 टाइम परीक्षा होती है। ये जितने पेपर्स मेरे को मुझे मिले वो सब मैंने इधर डाल दिए हैं। पहला 2015 की बात चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द दोषपाक लक्षण। क्या लिखा हुआ है? दोषपाक लक्षण, उसका वर्णन करें। दोषपाक क्या हो जाता है, धातु पाक क्या है और दोषपाक क्या है। धातु पाक एक गंभीर अवस्था है, हमारे जो दोष प्रकोपित हो जाते हैं और जब धातु बिगाड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं धातु पाक। वो धातु पाक कम हो जाने के बाद सिर्फ दोष पाक लक्षण हमें मिल जाते हैं, वो थोड़ी बेटरमेंट अवस्था है हमारी व्याधि की। राइट, सामपित्त लक्षण हमेशा ध्यान में रखिए, इधर सामपित्त पूछा गया है तो ये साम निराम कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। हमारे शरीर में एक विष जैसा पदार्थ जब बनता है तो उसको बोलते हैं आम, और उसका बेसिक कारण रहता है कि हमारी पचन व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। हमारी पचन व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, उससे एक विष सदृश टॉक्सिन लाइक सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, वो हमारे आहार रस में मिल जाता है, घुल मिल जाता है। और ये टॉक्सिन, ये विष द्रव्य रक्त से लेकर पूरे शरीर में घूमता है, और उससे क्या हो जाता है, हमारी दोषों और धातुओं के ऊपर उसका असर हो जाता है। उनमें भी ये साम अवस्था मिल जाती है। तो सामवात, साम पित्त, साम कफ, ये मतलब है। और उसी तरह से धातु भी, साम धातु और निराम धातु, ये भी कंसेप्ट आयुर्वेद में बताई गई है। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? तो आम का मतलब क्या है? विष सदृश पदार्थ है हमारे शरीर में, वो ज्यादातर पचन व्यापार बिगड़ने से पैदा होता है। कई कबार हम जो बैक्टीरिया, वायरसेस हमारे शरीर पर आघात कर देते हैं तो उससे भी जो टॉक्सिन्स बनती है, कोरोना अटैक हो गया तो उससे भी आम बन जाएगा, एक विष बन जाएगा हमारे शरीर में, है ना। तो ये बात है। राइट, शॉर्ट नोट ऑन गैंग्रीन। गैंग्रीन एक पदार्थ मतलब स्टेज है, जैसे कि उसमें सब जो टिश्यूज हैं पूरे के पूरे बिगड़ जाते हैं, उसका नाश विनाश हो जाता है, उसमें मृत्यु पैदा हो जाती है। सेल्स, जब सेल्यूलर डेथ हो जाती है तो उसको बोलेंगे गैंग्रीन हो गया। ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में यह अवस्था आ सकती है। क्या हो जाता है कि डायबिटिक पेशेंट में शुगर कंट्रोल में नहीं रही तो बाद में क्या हो जाता है, उसका पर्यावसन, उसका परिणाम क्या हो जाता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी बन जाती है। ये देखिए कैसे डॉक्टर देशपांडे चल रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, वो अलग अलग तरीके का उसका एक्सप्लेनेशन, जिसको बाईपास टिप्स बोलते हैं ना, वो टिप्स दे रहे हैं। तो ये पेशेंट भी सुन रहा है तो उसको भी काम आ जाएगा। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्यों पैदा हो जाती है? नर्व्स डैमेज कर देते हैं, मज्जा तंतु डैमेज हो जाते हैं। क्यों डैमेज हो जाते हैं? हम हमारी शुगर, डायबिटिक वाला, मधुमेह वाला रुग्ण जो है वो शुगर कंट्रोल नहीं रखेगा, परहेज नहीं रखेगा, तो उसको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। ये न्यूरोपैथी से क्या हो जाता है? टिंगलिंग नमनेस हो जाता है, हाथ पाए में चुभन जैसी फीलिंग आ जाती है, स्पर्श, हमें लगता है कि कोई मेरे को प्रिक कर रहा है, टिंगलिंग नमनेस बोलते हैं। बाधिरी आ जाता है, बधिरता आ जाती है, पता नहीं चलता मेरे को टच किया तो। जब हमारे पांव में ये न्यूरोपैथी हो जाती है और बाय चांस ये जो आदमी है, बूढ़ा है, वो ऐसे पैदल चल रहा है, बेयरफुट पैदल, उसमें नहीं डाला शूज और चप्पल, तो क्या हो जाएगा? कुछ कांटा चुभ जाएगा, कुछ खिला चुभ जाएगा और उसको वुंड हो जाएगी, जख्म हो जाएगी पैर को नीचे तलवे में। तो पैर को जख्म हो जाने के बाद वो सेप्टिक हो जाएगा, वो उसको, उस आदमी को पता ही नहीं रहता मेरे को ये प्रॉब्लम आ गया है, सेंसेशन लॉस हो गया है, और धीरे धीरे वो पूरा का पूरा सड़ने लगता है।
आजू बाजू का जो टिश्यूज है, सेल्स है, वो डैमेज होने लगते हैं, वो उसका वेस्कुलर सप्लाई बंद हो जाता है और क्या हो जाता है आखिर में, वो सड़ता है, कुचता है, बदबू आ जाती है। तो उस अवस्था को हम बोलते हैं गैंग्रीन। उसके भी दो प्रकार होते हैं, वेट गैंग्रीन एंड डाई गैंग्रीन। उससे भी तुरंत आपको पता नहीं होगा, पेशेंट को पता नहीं चल पड़ा, डॉक्टर को समझ में नहीं आया, तो क्या हो जाता है, फाइनल में क्या करना पड़ता है, वो जो विष तैयार हो रहा है उधर गैंग्रीन का, वो खून में एब्सॉर्ब होकर पूरे शरीर में घुल मिल जाएगा, तो उसके पहले ही हम उसको काट देते हैं। आपने सुना होगा ये डायबिटिक लोगों का पैर काट दिया, अंगूठा काट दिया, क्यों काट दिया, भैया उसको गैंग्रीन हो गया। तो गैंग्रीन से हमें हमेशा बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राइट इन शॉर्ट अबाउट द ख वैगुण्य। क्या मतलब है ख का? ख का मतलब है आकाश महाभूत। ख का मतलब है स्रोतस, जो हमारे माइक्रो और मैक्रो चैनल्स है हमारे शरीर में, है ना। बड़े और छोटे मार्ग है, खाली मार्ग है, स्पेस रहती है उसमें, हॉलो नलिका जैसी रहती है। ट्रैकिया ये स्रोतस है, फैलोपियन ट्यूब्स ये स्रोतस है, कॉर्नरी आर्टरी का ल्यूमेन स्रोतस है। तो उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज बन जाती है, तो उसको नाम दिया है ख वैगुण्य, स्रोतो वैगुण्य। डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में, डिफरेंट डिफरेंट मार्ग में कुछ एबनॉर्मेलिटी, वैगुण्य पैदा हो गया, विकृतता आ गई स्ट्रक्चरली फंक्शनली, तो उसको बोलते हैं ख वैगुण्य। समझ रहे हैं आप? देन फॉर एग्जाम्पल ये नाक की बात कीजिए, मैं आपको ख वैगुण्य बता देता। किसी पेशेंट में सांस लेने में तकलीफ होती है, बार बार उसको कोल्ड हो जाता है, नाक में से पानी बहने लगता है, सर्दी बोलते हैं मराठी में, जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम की बीमारी हो गई। तो उससे पहले हम देखते हैं कि अरे भैया भैया को बार बार क्यों सर्दी होती है, बार बार कोल्ड राइनाइटिस क्यों हो जाता है। तो हम जब नाक की जान पहचान एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या समझ में आता है, उसमें डेविएटेड नेजल सेप्टम है। अंदर वाला जो पर्दा रहता है ना नाक में, वो तिरका है, डेविएटेड है, ऐसा घुमा हुआ है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, उसको बोलते हैं DNS। और ये DNS क्या है, ख वैगुण्य है। उससे उसको बार बार ये तकलीफ हो रही है, स्रोतो दुष्टि हो रही है। एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, इसका तो बहुत सारा लेक्चर मैं ले सकता हूं। अब ये लेक्चर का पूरे टॉपिक का डिस्कशन नहीं चल रहा, हम क्वेश्चन पेपर लेकर पास रिमार्क्स, बाईपास रिमार्क्स दे रहे हैं देशपांडे सर। राइट अबाउट व्याधि घटक, जैसे आपने बात की स्रोतो वैगुण्य की, आम की, ये उसको बोलते हैं व्याधि घटक। जो हमारे शरीर में जो भी व्याधियां, डिसीजेस पैदा होने वाली है, उसको जिम्मेदार घटक कौन से हैं, उसको बोलते हैं व्याधि घटक। जैसे दोष एक घटक है, आम एक घटक है, दुष्ट एक घटक है, स्रोतो वैगुण्य ये चीज है जिससे ये व्याधि की निर्मिति हो जाती है ना। राइट अबाउट निदानार्थ कर व्याधि। निदानार्थ कर व्याधि, यहां निदान का अर्थ है हेतु। एक व्याधि दूसरा व्याधि का कारण बन सकता है, एक व्याधि दूसरा व्याधि का कारण बन सकता है। एक सिंपल एग्जांपल बता देता, प्रतिशायात कासः, कासात यक्ष्मा। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसको बार बार एलर्जी की तकलीफ हो रही है, राइनाइटिस प्रॉब्लम चल रहा है, तो उससे वो इन्फेक्शन आगे चलकर आगे वाला जो हमारे शरीर में ऑर्गन है, ब्रोंकाई है, उसको अफेक्ट करेगा, तो उसको ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। तो ये जुकाम जो है हमारा, वो किसका कारण बन गया, ब्रोंकाइटिस का कारण बन गया। जिसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, जो स्मोकिंग करता है, तो उस चीज से क्या हो जाएगा, वो अलग, उसकी इम्यूनिटी कम होने से, लंग की इम्यूनिटी कम होने से बाई चांस उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, उससे राजयक्ष्मा की निर्मित हो जाएगी। तो जुकाम से हो गया ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस से हो गया ये हमारा राजयक्ष्मा या ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये एक दूसरे के कारण बन गए। मानो कि आपको ओबेसिटी है, आपको कोलेस्टेरॉल लेवल बहुत गड़बड़ी है, डिसलिपिडेमिया है,
बहुत ज्यादा कोलेस्टेरॉल है, तो उसमें कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमेन में वो कोलेस्टेरॉल संचित हो जाएगा और उससे निर्मित कौन सी हो जाएगी, उससे निर्मित बन जाएगी आपको AHD हो जाएगा, हृदय की बीमारी हो जाएगी, इस्चेमिक हार्ट डिसीज बन जाएगा। तो कोलेस्टेरॉल से लेकर ओबेसिटी, ओबेसिटी से लेकर दूसरा व्याधि बन गया। एक व्याधि दूसरे व्याधि का कारण, उसको बोलते हैं निदानार्थक व्याधि। आगे चलते हैं, राइट अबाउट षटक क्रिया काल, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू द लास्ट ईयर। ये सब टॉपिक्स भाइयों और बहनों, मेरे विद्यार्थी मित्र ध्यान में रखिए। मैं मानता हूं कि जिसको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस अच्छी करनी है, जिसको मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी करनी है, उन्होंने 3 सब्जेक्ट के ऊपर, 4 सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक पहला वाला सब्जेक्ट है आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, उसको बोलते हैं शारीरिक क्रिया विज्ञान या क्रिया शारीर विज्ञान। दूसरा ये वाला सब्जेक्ट है निदान आयुर्वेदिक पैथोलॉजी, उसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, ये सब सब्जेक्ट कनेक्टेड है। और तीसरा वाला है काय चिकित्सा और पंचकर्म। तो आपको काय चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन, पंचकर्म अच्छा होने की जरूरत है, तो आपका विकृति विज्ञान का स्टडी अच्छा होना चाहिए। विकृति विज्ञान अच्छा कब हो जाएगा, आपका शारीरिक क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा है। धीरज रखिए, स्टेमिना बढ़ाइए आपका। कई लोगों को ये लेक्चर लगते हैं, सर जरा जल्दी जल्दी में हमें क्वेश्चन बैंक बता दीजिए, अब एक क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है ना, हम तो पढ़ने वाली हैं। फिर ये बात भी ध्यान में लेने की जरूरत है भाइयों बहनों, आपका फिजिकल मेंटल स्टेमिना बहुत जरूरी है जब आपको अच्छा मेडिकल डॉक्टर बनना है। षट क्रियाकाल का मतलब क्या है, संप्राप्ति, उसको पैथोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब शुरू से लेकर, कारण से लेकर आखिर तक, व्याधि निर्माण होने तक बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। ये एकाएक व्याधि नहीं बनता, पहली कुछ चीजें रहती हैं और बाद में व्याधि हो जाता है। समझने की कोशिश कीजिए। तो ये षट अवस्था जो है, 6 स्टेजेस हैं। षट का मतलब है 6, ये देखो 5 और 1, 6। कौन से नाम है उसके, चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद। चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद। मेरे विद्यार्थी मित्र, मेरे को माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा जो टॉक है ज्यादातर बहुत डिटेल, मेरे को क्योंकि पैशन है मेरी, अच्छी तरह से पढ़ाना, स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, स्टूडेंट को इंटरेस्ट होना चाहिए, तो मैं ज्यादा बातें करते रहता हूं। तो हम ऐसे करेंगे, पहले वाले ये सब क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर आकर कुछ उसमें एडिशंस करना है, तो हम उसमें एक आधा पौना घंटे के बाद उसमें थोड़ी थोड़ी एडिशन करते जाएंगे। फिर पहले दफा मैं क्या करता हूं, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसमें जो रेड कलर में लिखा हुआ टॉपिक है वो कृपा करके आप नोट जैसे लगा दीजिए, अपनी नोटबुक में उसकी नोट्स बनाते जाइए। समझ में आ गई बात। तो इसमें क्या लिखेंगे, राइट अबाउट षट क्रियाकाल का, षट क्रियाकाल का स्पष्टीकरण पूछा है तो आप लिखेंगे सिर्फ षट क्रियाकाल। यह टॉपिक आपके लिए बहुत उपयुक्त है। एक्सप्लेन मज्जा व स्रोतोदुष्टि, हेतु और लक्षण। आपको पूछा गया है कि ये मज्जा व स्रोतज जो हैं उसके दुष्टि, जो उसके कारण बता दीजिए और उसके लक्षण बता दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां मज्जा व स्रोतस पूछा गया है, फिर आपको स्टडी पढ़ाई कैसी करनी है, आपको सब के सब स्रोतस, प्राणवः, अन्नवः, उदकवः, रसवः, रक्तवः, मांसवः, मेदोवः, अस्थिवः, मज्जावः, स्रोतोवः, मनोवः, सत्व, ये सब स्रोतस की बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। उसके दृष्टि हेतु बताए गए हैं, दृष्टि लक्षण बताए गए हैं। स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं, सर ये श्लोक की हमें बहुत तकलीफ हो रही है। भैया बिल्कुल टेंशन मत लो, श्लोक का मतलब है फॉर्म्यूली। श्लोक याद करने की कोशिश करो, फिर उसका टेंशन मत लो, उसका अर्थ समझाने की कोशिश करो, और उसका अर्थ समझने के बाद भी आपने उसी अच्छी तरह से, जिसको प्रोज बोलते हैं, पोएट्री नहीं बता रहा हूं मैं, गद्य में लिख दिया आपने कि 1 2 3 4 ये मज्जावश उसके हेतु है, श्लोक नहीं लिखा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। तो सर श्लोक लेने से क्या हो जाता है, श्लोक लेने से उसको ज्यादा मार्क मिल जाता है।
क्योंकि लगता है ये नहीं ज्यादा एफर्ट की है, ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश की है, याद रखने की कोशिश की है, तो उसको थोड़े ज्यादा मार्क देने ही पड़ेंगे। तो पहले वाला पार्ट आता है अंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर देशपांडे से सब वीडियो से क्या फायदा मिलता है? अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स को अभी पता हो गया कि सर ने बताया कि सभी के सभी स्रोतस के हेतु और लक्षण के श्लोक हमें बार बार पढ़ना है। ठीक है, चलो राइट डेफिनेशन ऑफ व्याधिक क्षमत्व एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ये आयुर्वेद वाला क्वेश्चन है। व्याधिक क्षमत्व का मतलब है इम्यूनिटी, हमारी फाइटिंग कैपेसिटी। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी कोरोना पैंडेमिक सभी विश्व में ये हलचल मचा रखी है। कोरोना पैंडेमिक की बीमारी से बहुत सारे मृत्यु हो रहे हैं। तो एक ध्यान में रखिए, उसका एनालिसिस कर रहे हैं सब साइंटिस्ट, और उनको ये पता चल रहा है कि कोरोना हो जाने के बाद भी 80% पीपल दे गेट क्योर्ड, नो प्रॉब्लम। कई कबार तो ऐसे हो जाते कि 80% लोग असिम्प्टोमेटिक है, उनको आ गया चला गया, कुछ पता नहीं चल पड़ा। आगे चलकर 20% की बात करते हैं तो 20% में से 20 में से 10 लोगों को लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, माइनर और मॉडरेट लक्षण है, वो भी ठीक ठाक होकर चले जाते हैं। अभी बाकी जो आंकड़ा है वो 10 है। 10 में से कई लोगों को एडमिट करने की जरूरत पड़ती है, उनका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, उनका ऑक्सीजन कंटेंट कम रहा है, तो उनको एडमिट करना देता है। कई कबार ऑक्सीजन लगा देते हैं, इंजेक्शन दे देती है, सलाइन लगा देते हैं, वो उनको उस 10 में से भी 5 लोग ठीक ठाक हो जाते हैं। खाली 5, 10,000 में, आई एम सॉरी 100 में से सिर्फ 5 केसेस ऐसी रहती है कि उनकी डेथ हो जाती है। 5% ओनली, और मे बी 5% को आईसीयू में एडमिट करते हैं, और 2 to 3%, 100 लोग ले लिए तो उसमें से सिर्फ 2 और 3 की मृत्यु हो जाती है दुर्दैवशात। क्योंकि उसका बेसिक कारण समझाने की कोशिश कीजिए। उन सब लोगों की पहले वाली व्याधिक क्षमत्व, इम्यूनिटी पावर कम रहती है। पहले वाले कुछ उनको बीमारी रहती है, जैसे हाइपरटेंशन रहता है, ब्रोंकियल अस्थमा रहता है, डायबिटीज रहता है, हार्ट की शिकायत रहती है। उन लोगों में कोरोना से मृत्यु होने की संभावना ज्यादा है। क्यों? ये शब्द देखिए, व्याधिक क्षमत्व। कैसे मैंने बता दिया ना, प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या रहती है हमारी पढ़ाई की। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ हेतु, जो कारण है। हेतु का अलग शब्द निदान भी है। निदान के प्रकार बताइए, हेतु के प्रकार बताइए, बहुत सारे प्रकार है। हाँ? तो एक उसकी भी चर्चा करेंगे। असात्मिन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध परिणाम, बाह्य हेतु, अंतर हेतु, दोष प्रकोपक हेतु, व्याधि निर्माण कर हेतु, बहुत सारे प्रकार है। हम सन्निकृष्ट हेतु, विप्रकृष्ट हेतु, प्राधानिक हेतु, व्यभिचारी हेतु। टेंशन मत लो भैया, टेंशन मत लो। आपको सब मैं रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। ब्रशिंग बोलते हैं ना, ब्रेन ब्रशिंग कर रहा हूं मैं। राइट अबाउट अष्टौ निंदित पुरुष। अष्टौ निंदित, जब हमारे सोसाइटी में हम लोग देखते हैं तो ये हमारे शास्त्रज्ञ जो चरक सुश्रुत, उन्होंने कहा है कि 8 टाइप्स ऑफ द पीपल आर सपोज टू बी वेरी सेंसिटिव फॉर गेटिंग इलनेसेस। उनकी तरफ ज्यादा, उनकी हेल्थ मेंटेन के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो उसको लिए निंदित का मतलब हुआ है बी कॉशियस। कई लोग उसको निंदित से बैड बोलेंगे, तो बैड से हमें अच्छा नहीं लग रहा। ये लोग 8 टाइप्स के लोग बैड होते हैं, बैड नहीं, मेरे कहने का मतलब होता है वो बहुत प्रोन होते हैं डिसीज के लिए, उनको तरफ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है ना। तो उनकी हम प्रशंसा नहीं करेंगे, जैसे हम करते हैं ना कि जो हेल्दी बॉडी वाला पर्सन है तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते, अरे क्या बॉडी बनाई है, क्या इम्यूनिटी है इसकी, समझ में आ रही। तो प्रशंसा एक चीज है, और जिसको बोलते हैं निंदित करना। तो निंदित का मतलब उन्हें हमें कुछ अलग रखने की जरूरत नहीं है। कौन से 8 पॉइंट्स, उसमें से कई पॉइंट्स ऐसे हैं, ज्यादा आपकी ऊंची हो गई, जरूरत से ज्यादा, प्राकृत से ज्यादा, तो उसको लिखा है अति दीर्घ। टॉल पर्सन बियॉन्ड द फिजियोलॉजी, 7.5 फीट, ये नॉर्मल नहीं है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो उसको लिखा है अति दीर्घ।
अति रस्व ड्वार्फिज्म है। हमारी हाइट 2 फीट है, 2.5 फीट है, ये एबनॉर्मल है। तो ज्यादा ऊंचाई और ऊंचाई बहुत कम है ना, तो इसको बोलते हैं हाइटेड, और जिसको बोलते हैं ना जाइगेंटिज्म, ये सब बातें उसमें आती है, ड्वार्फिज्म। दूसरा एक लिखा है, क्या लिखा है, अति दीर्घ अति रस्व के बाद अति स्थूल, ओबेसिटी, और अतिकृश, टोटली वेट लॉस। तो ये जो चीजें है वो हार्मोन से रिलेटेड है। तो अष्टोनिंदित का संबंध ज्यादातर एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन सिस्टम से हम लगा सकते हैं, और उससे भी हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। राइट नोट ऑन इश्चिमिया। इश्चिमिया का वर्णन कीजिए, क्या होता है इश्चिमिया? खून उस ऑर्गन तक, उस सेल तक, उस पेशी तक नहीं पहुंचता है, लेस ब्लड सप्लाई, कम हो जाता है रक्त प्रवाह। इश्चिमिक हार्ट डिसीज, हृदय को रक्त पुरवठा कम हो गया तो इश्चिमिक हार्ट डिसीज बन जाता है। इश्चिमिया ऑफ द रीनल, तो रीनल किडनी को रक्त प्रवाह कम हो गया तो क्रॉनिक रीनल फेल्योर बन गया। ब्रेन को रक्त पुरवठा कम हो सकता है, मेंदु को, तो इसको बोलते हैं इश्चिमिया। एक्सप्लेन साध्यासाध्यत्व। साध्य और असाध्य, हमें जो बीमारी हो गई है वो क्योर होने वाली की संभावना है या नहीं है? तो प्राधान्य से दो चीजें बताई है, एक साध्य है और एक असाध्य है, क्यूरेबल एंड नॉन क्यूरेबल। जो साध्य है उसमें भी दो प्रकार है, सुख साध्य एंड कृच्छ्र साध्य। आसानी से जल्दी हो जाएंगे, थोड़ा तकलीफ होगी उसको बड़ा होने में, ठीक होने में, तो कृच्छ्र साध्य। और जो असाध्य उसमें भी दो प्रकार है, याप्य एंड अनुपक्रम। याप्य का मतलब है जब तक आप दवा पानी कर रहे हैं, जब तक आप परहेज रख रहे हैं, तो आप बिल्कुल, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है आपको। और एक अनुपक्रम्य, जिसको हम कह नहीं सकते कि ये ठीक ठाक हो जाएगा, तो उसको पहले से ही बता देना चाहिए, भैया आपका ये कैंसर है, वो 3rd स्टेज में है, मेटास्टेसिस हो गया है, मैं मेरी तरफ से जब तक आपकी जान है तो जान की बचाने की, लाइफ क्वालिटी मेंटेन करने की जरूर कोशिश करूंगा। फिर उसको आयुर्वेद ने भी असाध्य ही कहा है, तो हम आपको गारंटी नहीं देते कि आपको क्योर कर दूंगा मैं। दैट इज अ फॉल्स क्लेम। टॉल क्लेम नहीं करना चाहिए आयुर्वेद के लोगों ने, ध्यान में रखना चाहिए। आपको ब्लड कैंसर हो गया, कैसे हम बता सकते हैं? आपका पास कुछ डॉक्यूमेंट है कि आपने हजारों केसेस ठीक ठाक कर दिए ब्लड कैंसर के? तो आयुर्वेद के लोगों ने चीटिंग नहीं करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि भैया आयुर्वेद में दवा पानी कर सकते हैं, जब तक जान है तब तक आपको आपका लाइफ स्पैन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और बर हम अश्वर क्या कर, आयुर्वेद के पास क्यों आना चाहिए? तो वो बोलेंगे हम रेडियोथेरेपी ले लेंगे, केमोथेरेपी ले लेंगे। ठीक है ना भैया, आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर उसको जो साइड इफेक्ट्स है केमोथेरेपी से, हम उससे छुटकारा दिला सकते हैं आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से। तो ये बातें समझाने की बहुत जरूरत है अभी। समर 2015 लॉन्ग आंसर, 15 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन निदान पंचक, और उसका महत्व बता दीजिए। निदान पंचक क्या है? व्याधि जानने के लिए 5 चीज की जरूरत होती है। डिसीज की जानकारी लेने के लिए 5 चीजें हमें हमेशा उसका अभ्यास करना चाहिए। कौन सी चीज है? पहला वाला निदान, मतलब हेतु, कारण। पूर्व रूप, प्रत्यक्ष व्याधि के पहले हमें वार्निंग सिग्नल्स मिल जाती है। वार्निंग सिग्नल्स, धोखा है ना, रेड सिग्नल, तो उसको बोलते हैं पूर्व रूप। प्रोड्रोमल, पहले वाली लक्षण। रूप, डायरेक्ट क्लिनिकल फीचर, जो भी डिसीज हो जाता है उसके पूरे के पूरे लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रूप। तो निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय। उपशय का मतलब कुछ ट्रीटमेंट देने से आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। उपशय, अनुपशय। सो हम थेराप्यूटिक कुछ टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि वो आदमी, जो कई बार हमको कंफ्यूजन रहता है कि ये उसको डिसीज है या अलग डिसीज है, तो उसमें कंफर्मेशन के लिए हमें कुछ ट्रायल्स देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं उपशय, अनुपशय। और लास्ट वाला है संप्राप्ति। ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संप्राप्ति का मतलब है पैथोजेनेसिस, पूरे के पूरे डिसीज कैसा बना, हेतु से लेकर, कारण से लेकर, ये पूरा मधुमेह उसको कैसे हो गया,
इसकी सबकी जानकारी और सारी स्टेजेस जो है चय, प्रकोप, प्रसर, उसको बोलते हैं संप्राप्ति। तो ये 5 घटक है, उसको बोलते हैं निदान पंचक, है ना। एक्सप्लेन अष्टविध परीक्षा, कर्सर देखिए, कर्सर अष्टविध, हम रुग्ण की परीक्षा भी करेंगे। ये निदान पंचक है व्याधि की परीक्षा, अलग चीज होती है रुग्ण की परीक्षा, पेशेंट को एग्जामिन करना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो 8 उसके मेथड्स रहते हैं, आयुर्वेद ने बताया, योग रत्नाकर ने बताया है, नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वा, नाड़ी मूत्र मल जिह्वा, शब्द स्पर्श दृक् आकृति। सबका सब विवेचन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको याद कर लिया है मैंने। राइट, दोष गति, ये जो दोष प्रकुपित हो जाते हैं तो कहां चले गए, ऊर्ध्व गति, अधोगति, तीरक गति। प्रकुपित दोष ऊपर चले गए तो हमें सिर की बीमारी हो जाएगी, हेडेक होगा, माइग्रेन होगा, मेनिंजाइटिस होगा। हमारे प्रकुपित दोष नीचे चले गए तो लूज मोशंस होगा, डायरिया होगा, डिसेंट्री होगा, पैरों को तकलीफ होगी। तिर्यक चले गए तो हमारे यहां पर कुछ अंडर स्किन ब्लीडिंग हो जाएगा, कैपिलरी ब्लीडिंग, तिर्यक गति हो गई उसकी, है ना। और एक है कोष्ठ गति, शाखा गति और मध्यम मार्ग गति। कोष्ठ गति, शाखा गति और मध्यम मार्ग गति, ठीक है। डिस्क्राइब न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, जैसे कि प्रोटीन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, फैट्स कम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, विटामिन की डेफिशिएंसी क्या है, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, मालूम है आपको। कैल्शियम कम हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ऑस्टियोपेनिया हो जाएगा, है ना। विटामिन सी कम है तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, प्रोटीन कम हो गया तो क्वाशियोर्कर हो जाएगा। ये सब न्यूट्रिशनल डिसीजेस हैं। हमारी खाने में प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड कम होने से क्या क्या बन सकता है। डोंट वरी, इट्स अ important. Now we have changed the year, so blank slide is there. Winter 2015, right? दोष लक्षण ऑफ संचय अवस्था। संचय का मतलब है ये प्रकुपित दोष अपनी अपनी स्थानों में थोड़े नॉर्मल से बढ़ जाते हैं, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, प्रमाणतः और गुणतः और कर्मतः उनकी वृद्धि हो जाती है। हमारी अपनी अपनी दोष के वात के स्थान है, पित्त के स्थान है, अपनी अपनी स्थान में वृद्धि होना, ये पहली वाली अवस्था है हमारी संप्राप्ति की। चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति एंड भेद, तो ये संचय वाली पहली स्टेज है, उसमें ही हमको काबू कर लेना चाहिए, जीत लेना चाहिए दोषों को, तो आसानी है, आजार आपको नहीं हो जाएगा, व्याधि नहीं हो जाएगी। तो ये लक्षण बताए गए हैं। राइट अबाउट साम कफ, पहले से इन्हें मैंने चर्चा की है। आम क्या है, आम एक विष पदार्थ है, टॉक्सिन है, वो हर एक दोषों को, धातुओं को परिणाम करता है। प्रकुपित दोष जब उसमें आम मिल जाता है तो उसको बोलते हैं साम कफ। साम के बाद अवस्था आती है निराम कफ, सामवात, निरामवात, साम पित्त, निराम पित्त। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, ये सब श्लोक याद करने की कोशिश कीजिए। राइट अबाउट रस व स्रोतो दुष्टि, हेतु और लक्षण, मैंने आप लोग पहले से याद करवा लिया है कि सब के सब जो 13 स्रोतस हैं, प्राण, अन्न, उदक, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और मूत्र, पुरुष, स्वेद, ये सब 13 स्रोतों के हेतु और लक्षण के श्लोक आप हर रोज पढ़ते जाइए। YouTube में, ध्यान से सुनिए, YouTube में मेरा एक ऑडियो लेक्चर है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उधर मैंने लिखा है फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर श्लोक रेसाइटेशन। कृपा करके वो डाउनलोड कर दीजिए, अपनी मोबाइल में ले लीजिए और हेडफोन लगाकर जितने बार वो श्लोक सुन सकते हैं वो सुन लीजिए। क्या लिखा है मैंने YouTube में, क्या अपलोड ऑलरेडी किया है, फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक का श्लोक पठन रेसाइटेशन वो है वहां पर। राइट, सन्निकृष्ट एंड विप्रकृष्ट हेतु, हेतु का मतलब है कारण, कारण के ये दो इंपॉर्टेंट प्रकार हैं। सन्निकृष्ट का मतलब है बहुत नजदीक वाला कारण, और विप्रकृष्ट का कारण है बहुत दूर वाला कारण।
समझ रहे हैं आप? जैसे कि मेरा अभी कोरोना वायरस से अटैक हो गया, तो ये कोरोना का वायरल अटैक जो है वो सन्निकृष्ट हेतु है। और विप्रकृष्ट के हेतु क्या हो सकता है? मैं पहले वाले, मेरे को कुछ डायबिटीज है, मेरे को हाइपरटेंशन है, हृदय की बीमारी है, और मेरा इम्यूनिटी कम है, तो वो विप्रकृष्ट कारण बन गया मेरे आजार का। सो काल के हिसाब से नजदीक वाला जो है वो सन्निकृष्ट, काल की हिसाब से दूर वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं विप्रकृष्ट हेतु। आगे चलकर ZN स्टेनिंग की बात करेंगे। अलग अलग बैक्टीरिया डिटेक्ट करने के लिए ये पैथोलॉजी की लेबोरेटरी में हमें स्टेनिंग करना पड़ता है ऑर्गेनिजम्स को। एक नाम है ZN स्टेनिंग। ओके, डिस्क्राइब डेफिनेशन एंड सामान्य लक्षण ऑफ आम। आम बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैथोलॉजी में। कौन सा भी टॉपिक आपको फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक, एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, इफ यू फाइंड डिफिकल्टी, कम टू प्रोफेसर देशपांडे। 9226810630 व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे को, मैं हूं ना, ध्यान में रखिए। राइट, सुख साध्य एंड कष्ट साध्य व्याधि लक्षण। कैसे हम बता सकते हैं कि यह व्याधि सुख साध्य, इजीली क्यूरेबल है, ये कष्ट साध्य, उसको जरा ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी, वो हो गया कष्ट साध्य। डिफिकल्ट टू क्यूर, इजी टू क्यूर। एक्सप्लेन अबाउट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। दोनों चीजें हैं, थ्रोम्बोस और एम्बोलिज्म से हम क्या पता कर सकते हैं? हमारी रक्त में कुछ गुठली बन गई, गुठली, क्लॉट। तो थ्रोम्बोस का मतलब है फिक्स्ड क्लॉट, एक जगह पर वो बन जाएगा। जैसे कि हार्ट अटैक, हमेशा ये थ्रोम्बोटिक अटैक आ जाता है। और कई कबार हमें वेरिकोज वेन्स है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बीमारी है, उस थ्रोम्बोस से एखादा कुछ उसके अंश हैं, वो गुठली के अंश वो निकल पड़ते हैं, और रक्त के गुठली के अंश जब रक्तवाहिनी से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्बोलिज्म। तो थ्रोम्बोस का मतलब है स्टेबल, एक जगह पर रहने वाली रक्त की गुठली, और एम्बोलिज्म का मतलब है पूरे रक्त के साथ घूमने वाली गुठली, वो कहीं पर भी जाकर कई ऑर्गन का ब्लड सप्लाई, रक्त प्रवाह खंडित कर सकता है। एम्बोलिज्म डेंजरस है, ध्यान में रखिए। मानो कि वो एम्बोलिज्म घूमती हुई रक्त की जो अंश है, गुठली का अंश है, वो मेरे मेंदु में चला गया और सेरेब्रल आर्टरी में अटक गया। तो वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या करेगा? मेरा ब्रेन का सप्लाई कट करेगा, स्टॉप करेगा, रुक देगा, और मेरे को पैरालिसिस की बीमारी हो जाएगी। सो थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म आर इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ हेमिप्लेजिया। पक्षवध का ये पक्षाघात, पक्षवध का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, द दुष्टि हेतु, दुष्टि लक्षण ऑफ शुक्र व स्रोतस। ध्यान में रखिए, 13 स्रोतस आर इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, मार लगता है, आर्थराइटिस हो जाता है, सांधियों को सूजन आ जाती है। कैसे पता चलेगा? एक दो तीन चीजें ध्यान में रखिए, रूबोर, कैलोर, डोलोर, 3 शब्द मैंने बताए। रूबोर, रेड कलर का वो भाग दिखता है। कैलोर, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और डोलोर, डोलोर का मतलब पेन हो जाता है उधर। ठीक है। डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पूर्व रूप, व्याधि की निर्मिति के पहले कुछ वार्निंग सिग्नल्स मिल जाता है। जैसे ये कोरोना के लिए सब लोग बता रहे हैं, आपको गले में खराश हो गई, थकान महसूस हो रही है, थोड़ा सा माइल्ड फीवर है, तो ये पूर्व रूप हो सकता है, वार्निंग सिग्नल हो सकता है। तुरंत जाइए कोरोना सेंटर में और स्वाब की जांच कीजिए, तो ये पूर्व रूप से हमें वार्निंग मिल जाता है। एक्सप्लेन अबाउट ईडिमा, पूरे शरीर में या किसी भाग में सूजन आ जाती है, तो सूजन आपको एक्सप्लेन करना है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है। पिटिंग ईडिमा है, नॉन पिटिंग ईडिमा है, ड्यू टू द हार्ट डिसीज है, ड्यू टू द लीवर डिसीज है, ड्यू टू द किडनी प्रॉब्लम है, किस कारण से ये ईडिमा बना है। राइट, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ उपद्रव एंड उदरक। उपद्रव का मतलब है कॉम्प्लिकेशन। बहुत सारे कोरोना पेशेंट में आखिर में क्या हो जाता है? सीरियस न्यूमोनिया हो जाता है, ये कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान में रखिए। और उदरक क्या हो जाता है? उदरक का मतलब है
एक आधा आजार ठीक ठाक हो गया, फिर बाद में जो रेसिड्यूअल डैमेज बाकी रहता है उसको बोलते हैं उदरक, रेसिड्यूअल डैमेज। जैसे कि मेरे का आर्थराइटिस हो गया रूमेटॉइड, और मेरे आर्थराइटिस पेन तो कम हो गए, फिर मेरे हमेशा के लिए ये मेरे अंगुली की जो रचना है वो ऐसी बन गई। ध्यान में देख रहे हैं आप वीडियो में, तो ये जो है वक्रता आ गई मेरे अंगुली को, फिंगर्स को वक्रता आ गई, तो ये वक्रता क्या, उसको क्या बोलेंगे, उदरक बोलेंगे। ठीक है। डिस्क्राइब षटक क्रियाकाल, आई हैव ऑलरेडी टॉक टू यू। चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति भेद और संप्राप्ति की बात बताई है। देन ऑस्कल्टेशन, परकशन, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेरे प्यारे दोस्तों, पुराने हो या नए हो, आप मेरे फैन हैं, आप मेरे चाहते हैं, मैं आपको चाहता हूं, आपको दरख्वास्त है कि कृपा करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उधर जाइए, तुरंत प्लेलिस्ट दिखिए, उधर लिखा है क्लिनिकल एग्जामिनेशंस, बहुत सारे वीडियोस में है, उसमें एक वीडियो है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें कैसी एग्जाम करनी है, उसका परीक्षण कैसा करना है, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। क्या है इंस्पेक्शन, क्या है पाल्पेशन, क्या है परकशन, क्या है ऑस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप कैसा लगाना चाहिए, किधर लगाना चाहिए, बता दिए आपको। कृपा करके आपको जाने की विनंती है, आप जाकर देखिए। राइट डेफिनेशन ऑफ व्याधि एंड राइट डाउन द द्विरूप व्याधि, त्रिरूप व्याधि एंड सप्तविध टाइप्स। दो व्याधि के प्रकार कौन से है, 3 प्रकार की व्याधि कैसी होती है, सप्तविध प्रकार की 7 टाइप्स ऑफ व्याधि के प्रकार है, वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी मेरे टाइम के हिसाब से पौना घंटा हो गया है और मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बैंक बताना चाहता हूं, है ना। अभी आया है अन्न व सुतस के बारे में, क्लिनिकल एग्जाम कैसे करेंगे और लेबोरेटरी की इन्वेस्टिगेशन, उसमें स्टूल की जांच करेंगे, गैस्ट्रोस्कोपी करेंगे, क्या करेंगे हम, सोनोग्राफी करेंगे एब्डोमेन की, ये सब चीजें अन्न व सुतस डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाती है। ब्लैंक का मतलब है अलग साल चल रहा है अभी 2016। पित्त प्रकोप पे लक्षण, यहां पित्त प्रकोप पूछा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, पॉइंट नोट डाउन कीजिए, सब दोष के बारे में, वात वृद्धि वात क्षय, पित्त वृद्धि पित्त क्षय, कफ वृद्धि कफ क्षय, वात प्रकोप, पित्त प्रकोप, कफ प्रकोप, ये सब लक्षण के श्लोक बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करने की कोशिश कीजिए। राइट, धातु पाक लक्षण मैंने पहले बता दिया था, व्याधि में दोष पाक रहता है और धातु पाक रहता है। धातु पाक ये ज्यादातर गंभीर अवस्था सूचित करता है और दोष पाक ये ज्यादातर ठीक ठाक होने की बात बता देता है। डिस्क्राइब रोग मार्ग, डिफरेंट चैनल्स रहते हैं व्याधि पैदा हो जाने में। एक है कोष्ठ मार्ग जो डाइजेस्टिव सिस्टम से ज्यादा ताल्लुकात रखता है, एक है शाखा मार्ग जिसमें हम रक्त मांस मेद की बात करते हैं, और एक है मध्यम मार्ग जहां हम मर्म की बात करते हैं। हृदय की बीमारी होगी, मेंदु की बीमारी होगी तो उसको बोलेंगे मध्यम मार्ग। कोष्ठ मार्ग की बीमारी आसानी से ठीक ठाक हो सकते हैं, मध्यम मार्ग की बीमारियां ठीक ठाक होने में टाइम लगता है और मे नॉट बी गेटिंग 100% क्यूर, ध्यान में रखिए। राइट, अष्टौ महागद, अष्टौ महागद, एक 8 जो बीमारियां हैं उस बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, जैसे कुष्ठ है, प्रमेह है, उसकी अलग तरीके से हमें सोच करनी चाहिए। अष्टौ निंदित अलग है और अष्टौ महागद ये अलग है, ध्यान में रखिए, उसमें कंफ्यूजन मत कीजिए। अष्टौ निंदित का मतलब पर्सन्स है और अष्टौ महागद का मतलब है, गद का मतलब है बीमारियां। ऐसी कौन सी 8 बीमारियां हैं जो उसको महागद बताया है। क्यों महागद बताया गया है, क्यों सीरियस है वो डिसीजेस। देन निदानार्थकर व्याधि, ये चीज मैंने बता दी है, एक व्याधि दूसरा व्याधि का कारण बन सकता है। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो हम पैसिव इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब हम बीमार पड़ जाते हैं और उससे जो हमें अपने आप आगे चलकर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। हमारे शरीर में खुद के खुद एंटीबॉडीज हम तैयार करते हैं और फाइट कर सकते हैं, तो एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब है रेडीमेड वैक्सीन दे दिया और आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई, है ना, एक्टिव और पैसिव। राइट, इन शॉर्ट अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है एलर्जिक रिएक्शंस। सिंपल एलर्जी अर्टिकेरिया हो सकता है और कई कबार कुछ आयरन के इंजेक्शन देने से, पेनिसिलिन इंजेक्शन देने से, विटामिन B1 थायमिन का इंजेक्शन देने से, इंजेक्शन देने का मतलब विदाउट टेस्टिंग, उससे आदमी मर सकता है।
तो उसको बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक। ये भी एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी का सीरियस टाइप है। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें चर्चा होनी चाहिए। बैक्टीरिया क्या है, फंगाई क्या है, वायरसेस क्या है, अमीबा क्या है, देन व्हाट इज क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये सब बातें उसमें आ जाएगी। राइट, डेफिनेशन ऑफ ओज, ओज के बारे में बहुत सारा ये इंपॉर्टेंस है। हमारे सप्त धातु जो हैं रस रक्त मांस में, उसमें से सब अच्छी अच्छी चीजें इकट्ठा कर दिया हमने, इसेंस ले लिया, तो उससे क्या एक पदार्थ बोलेंगे या कुछ घटक बोलेंगे, हमारे शरीर में ऐसी कुछ घटक संगठना बन जाएगी, उसको आयुर्वेद ने नाम दिया है ओज। तो एक स्पेसिफिक पदार्थ नहीं बताएंगे, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी कॉम्प्लेक्स। ओज से क्या जानेंगे, इम्यूनिटी कॉम्प्लेक्स, ध्यान में रखिए। डिस्क्राइब व्याधि अवस्था, व्याधि अवस्था के अनुसार ट्रीटमेंट में बदल हो जाता है। जैसे कि आशुकारी अवस्था, आईसीयू में एडमिट हो जाए, तुरंत करनी चाहिए। जीर्ण व्याधि अवस्था क्रॉनिक है, तो उसको धीरे धीरे अब रसायन चिकित्सा दे सकते हैं। देन क्या हो सकता है, साम अवस्था, निराम अवस्था, ये सब बातें उसमें आ जाती है। राइट अबाउट ट्यूमर, जो गठीलापन आ जाता है, गांठ बन जाती है हमारे शरीर में, स्तन की गांठ बन गई, तो हमें सोचना चाहिए जो ट्यूमर है, ब्रेस्ट ट्यूमर, ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, कैंसर है या कैंसर नहीं है ना। देन डिफरेंस बिटवीन स्रोतोदुष्टि एंड ख वैगुण्य, पहले से स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफॉर्मिटी बनी तो स्रोतो वैगुण्य है, ख वैगुण्य, उसके बाद उसमें दोषों ने अटैक कर दिया तो स्रोतो दुष्टि बन गई। राइट, शॉर्ट नोट ऑन थ्रोम्बोसिस, जैसे मैंने गुठली की बात की थी, थ्रोम्बोसिस को बात कही है हमने। राइट इन डिटेल अबाउट संप्राप्त छठ क्रियाकाल, हेतु से लेकर व्याधि तक जो भी बीच वाली चीजें हैं। हम चिकित्सा करते हैं, मतलब क्या करते हैं, चिकित्सा का मतलब है संप्राप्ति भंग, संप्राप्ति विघटन। वी हैव टू क्लीन, वी हैव टू क्यूर द पैथोलॉजिकल डैमेज विच इज गिवन बाय पैथोजेनेसिस। समझ में आ रही बात। राइट, दशविध परीक्षा इन द डिटेल, 10 टाइप की कौन सी चीजें हमें ध्यान में लेने की जरूरत है। दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विदाः। 10 चीजें देखनी चाहिए ट्रीटमेंट करते समय। एक्सप्लेन अरिष्ट, नया शब्द है। अरिष्ट का मतलब ऐसा होता है बैड प्रोग्नोस्टिक साइंस, बैड प्रोग्नोस्टिक साइंस। अभी कोरोना वायरस के उदाहरण लेकर हम बात करते हैं, जब बहुत सारा हाई टेम्परेचर हो गया है, पेशेंट का टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट चल रहा है, उसमें लंग्स में पूरा का पूरा कफ भर गया है, और पल्स ऑक्सीमीटर लगा दिया तो उसमें ऑक्सीजन परसेंट जो आ रहा है वो 60-70 प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर देख रहा है ब्लड में, और सांस लेने में बहुत सारी उसको तकलीफ हो रही है, तो ये अरिष्ट लक्षण है, वार्निंग सिग्नल है कि ये क्या सूचित करता है, फेटेलिटी सजेस्ट करता है। अरिष्ट से आजार जो है, बीमारी जो है, उसका गंभीरता सूचित हो जाती है और मृत्यु की संभावना भी सूचित हो जाती है, उसको हम अरिष्ट बोलते हैं। आगा वाला है षट क्रियाकाल, बता दिया है मैंने, चय प्रकोप प्रसर स्थान संशय व्यक्ति भेद। 2016 समर, उपधातु प्रदोषज विकार, धातु जैसे रहते हैं उपधातु रहते हैं। रस का उपधातु क्या है, स्तन्य और रज, तो स्तन्य की बीमारियां हैं, रज की मेंस्ट्रुअल साइकिल की बीमारियां हैं, वो स्तन्य प्रदोषज विकार, विकार का मतलब है व्याधि, प्रदोषज मतलब डिफेक्टिव है, वो उसमें कुछ पैथोलॉजी बन गई है, उससे कुछ व्याधि बन रहा है। राइट, दोष धातु आश्रय आश्रयी संबंध, जैसे वात का अस्थि के साथ ताल्लुकात है, पित्त का रक्त के साथ ताल्लुकात है, और कफ का सब धातुओं को, रस, मांस, मेद, इसके साथ ताल्लुकात है, तो उसको बोलते हैं दोष धातु संबंध या आश्रय आश्रयी संबंध। राइट, विटामिन सी डेफिशिएंसी, अभी अभी मैंने कहा दिया कि उससे स्कर्वी हो सकता है, जिंजिवाइटिस हो सकता है, इम्यूनिटी कम हो सकती है। फिर एक ध्यान में रखिए, आपको सब विटामिन की स्टडी करने की जरूरत है, सिर्फ विटामिन सी से काम नहीं चलेगा। ये नासिक, पुणे, महाराष्ट्र स्टेट में विटामिन सी पूछा है, आप किधर आंध्र में होगो तो आपको विटामिन ए पूछा जाएगा, आप नॉर्थ में हो तो आपको विटामिन डी पूछा जाएगा, पता नहीं आपको। तो ये
क्वेश्चन बैंक से हमें टॉपिक्स कौन से देखनी चाहिए इसकी जानकारी मिलती है। राइट अबाउट आश्रय अपकर्ष गति एक स्पेशल टॉपिक है, तो उसके बाद में हम बात करेंगे आश्रय अपकर्ष गति, है ना। तो एक पोकड़ी है, उसमें से हम कुछ खींच जैसे कुछ करते दोष से उसका इधर उधर एबनॉर्मल मूवमेंट हो जाता है। गति का मतलब है मूवमेंट, गति का अर्थ है मूवमेंट, हलचल। तो ये एबनॉर्मल तरीके की एक हलचल है आशय अपकर्ष गति, इतने ध्यान रखिए। राइट अबाउट मध्यम मार्ग व्याधि, जैसे मर्म की बात मैंने कही थी, हृदय की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं, ब्रेन की बीमारियां हैं, ये सब मध्यम मार्ग की व्याधि हो जाते हैं। दोष पाक एंड धातु पाक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। रस व स्रोतोस दृष्टि सब चीजें आ गई है, तो मैं बार बार उसके बारे में नहीं बोलूंगा। इस्टीमिया एंड इन्फार्क्ट, देन ओजो दुष्टि, ओजो व्यापत है, ओजो दुष्टि है, ओजक्षय है। ये 3 एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ ओज, ओजो व्यापत, ओजो दुष्टि एंड ओजक्षय, ध्यान में रखिए। राइट अबाउट ईसीजी टेस्ट, अगेन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बहुत खुश हूं आपको बताने के लिए कि मेरा ईसीजी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में हैं और वो बहुत सिंप्लीफाइड है। कुछ जाकर सेमिनार्स मत अटेंड करो, हजारों लाख 150 200 हजारों फीस मत भरो। कृपा करके सिर्फ मेरे चैनल का जो ईसीजी निकालना कैसा है उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन है, और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं PQRST उसका सिग्निफिकेंस महत्व कैसा है, प्रैक्टिस में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको लिखा है ईसीजी इंटरप्रिटेशन। आप YouTube में जाइए, राजेंद्र देशपांडे सर्च कीजिए, मेरा चैनल मिल जाएगा, प्लेलिस्ट दिखिए, उधर ईसीजी में क्लिक कर दीजिए, सब बातें बन गई आप। राइट कॉजेस ऑफ स्रोतोदुष्टि, ओके। राइट डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस में क्या चीजें डिफरेंट है। राइट अबाउट इम्यूनिटी, ये बात आ गई इम्यूनिटी की। अभी मैं सब क्वेश्चंस नहीं पढ़ने वाला, टाइम के हिसाब से 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा नहीं बात करेंगे, आपको तकलीफ हो जाएगी, बोर हो जाएंगे। तो आप देखनी चाहिए, स्टेमिना बढ़ाना चाहिए, फिजिकल मेंटल स्टेमिना बढ़ाओ। देशपांडे इतना एनर्जी से बात कर रहा है, प्रोफेसर बात कर रहा है, तो आप क्यों नहीं सुन सकते, आप क्यों नहीं इसका नोट्स निकाल सकते? जरूर निकालेंगे आप, मेरे को कॉन्फिडेंस है। तो इम्यूनिटी की बारे में बात है यहाँ पर। उपशय अनुपशय, पहले से भी मैंने कह दिया कि एक बीमारी है, जैसे कि अभी आर्थराइटिस है एक पेशेंट को, है ना, सांधे दुखी है। हम तो जानते हैं कि ये जो दुखने वाली कंप्लेंट है, पेन वाला जो शिकायत है, वो ज्यादा वात से आता है, वात दोष की प्रॉब्लम है। तो हमें बता दिया कि ये स्नेहन स्वेदन करवा लीजिए, आप उधर ऑयल लगा दीजिए, फोमेंटेशन करवा दीजिए, नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, सेक दीजिए, है ना, तेल लगाइए, सेको, स्नेहन स्वेदन बोलता है आयुर्वेद। तो एक बोल रहा है, दूसरे दिन आकर पेशेंट, डॉक्टर वो साहब तेल लगा दिया तो मेरा और बढ़ गया, रात में मेरे को नींद नहीं आई, क्या है सर ये? तो आपको पता होना चाहिए ये मे बी बिकॉज ऑफ द सामवायु, सामवायु में स्नेहन कर दिया तो आपका पेन बढ़ जाएगा। तो ये लगाने के बाद हमें पता चला कि ये भैया का आर्थराइटिस जो है वो सामवायु से है, तो उसको बोलते हैं उपशय। ये उसको रिलीफ नहीं मिल गया तो अनुपशय, रिलीफ मिल गया उसको अच्छा लगा तो उपशय, नहीं अच्छा लगा तो अनुपशय, ध्यान में रखिए। निदान पंचक, 5 चीजें, निदान, पुरोरूप, रूप, उपशय, अनुपशय। देन अष्टविध परीक्षा, नाड़ी, मूत्रम, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृगाकृति। इसमें नाड़ी परीक्षण की जो मॉडर्न एस्पेक्ट है, मॉडर्न मैं बता रहा हूं, एलोपैथी वाली जो एस्पेक्ट है, उसके लिए मेरे पास वीडियो है, मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है, राजेंद्र देशपांडे यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब में जाकर सर्च में प्रोफेसर मत लिखिए, मेरा यूट्यूब का नाम है राजेंद्र स्पेस देशपांडे, और उसमें आप प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाकर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्लिक करना है, तो ढेर सारे 10-15 वीडियो मिल जाएंगे। उसमें एक है पल्स एग्जामिनेशन, देखते जाइए मेरे भाइयों, देखते जाइए। अगला 2017, राइट द डेफिनेशन एंड आम, बार बार ये आम की शिकायत आ रही है। दोष पाक लक्षण, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, बार बार वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको स्टडी का मटेरियल वैसा तो कम हो गया। राइट व्याधि संकर, एक के साथ दूसरा व्याधि मिल गया, जुड़ गया, तो उसको बोलते हैं व्याधि संकर। अभी कोरोना वायरस में
बहुत सारे लोगों की डेथ क्यों हो रही है मेरे भाइयों? वो कोरोना की डेथ हो रही है व्याधि संकर से। पहले से ही उसको हाइपरटेंशन है, इस्केमिक हार्ट डिसीज है, उसमें कोरोना हो गया। पहले से ही उसको लंग की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस है, HIV है, और उसको कोरोना हो गया, व्याधि संकर बन गया। व्याधि संकर से फेटेलिटी रेट, मृत्यु की संभावना बढ़ती है, ध्यान में रखिए। व्याधि संकर, उदाहरण प्रॉपर मिल गया आपको। वात वृद्धि के लक्षण बताइए। कार्श, कार्ष्ण, उष्ण, कामित्व, कंप, आनाह, शक्रग्रहान। प्रोफेसर देशपांडे आपको घबरा नहीं रहे। कुछ घबराने की बात नहीं है, कुछ टेंशन लेने की बात, सिर्फ याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लक्षण है उसके। राइट अबाउट थ्रोम्बोसिस, बात हो गई, रक्त की गुठली है, हार्ट अटैक आ सकता है। देन उपद्रव एंड उदर कॉम्प्लिकेशन एंड सिक्विली बोलते हैं, रोग के पश्चात रहने वाली जो प्रॉब्लम है। विंटर 2017 रसव स्रोत दृष्टि है, निदान पंचक 5 चीजें, षट क्रियाकाल, चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति भेद, डिस्क्राइब षड्विध परीक्षा। ये इंपॉर्टेंट नहीं आया गया, षड्विध परीक्षा कौन सी है? षड्विध परीक्षा, हा? एक तो प्रश्न परीक्षा है और दूसरी पांचभौतिक परीक्षा है। हा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हम पेशेंट के पास जाकर अलग अलग तरीके के साउंड देखेंगे, लंग साउंड है, हार्ट साउंड है। शब्द परीक्षा, स्पर्श, उसको टच करेंगे, इधर उधर टच करेंगे, पेन है या नहीं है। रूप, देखेंगे आंख से कैसा, किधर सूजन है, कैसी धाप, सांस लगती है नहीं लगती है। रस, ये तो बहुत कम करते हैं, रस हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। गंध, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बीमारी मालूम होगी आपको, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई, 1000 हो गई, और उसको पेशेंट को एडमिट कर दिया, कोमा में है, उसको पेशाब हो रही है, तो उसको फ्रूटी ओडोर आ जाता है। फ्रूटी ओडोर, जैसे कुजे, सड़ा हुआ जो अंगूर रहते हैं, ग्रेप्स, तो उससे जो बदबू आ जाती है, वो बांस आ जाती है, उसी तरह बोलते हैं फ्रूटी स्मेल इन द पेशेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कोमा, हाइपरग्लाइसेमिक कोमा। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं हम, साथ में बात कर रहे हैं। ये बात में बहुत मजा है। देशपांडे की बातें सुनते जाओ और कॉन्फिडेंस पाते जाओ। प्रैक्टिस के लिए कॉन्फिडेंस, पढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस, पढ़ाने के लिए कॉन्फिडेंस। बहुत सारे टीचर्स भी मेरे फैन हैं, मैं उनको शुक्रगुजार हूं। मेरे जैसे वो इंटेलिजेंट है, मेरे जैसे वो एक्सपीरियंस्ड है, फिर वो बताते हैं नहीं सर, हम आपकी भी बातें अच्छी लगती है, पढ़ाना कैसा चाहिए, स्टूडेंट को अंडरस्टैंड कैसी होनी चाहिए, ये हम समझ जाते हैं। वो परमेश्वरी की देन है मेरे को। तो षड्विध परीक्षा बता दिया मैंने आपको। संप्राप्ति पहले से ही बता चुका हूं, पैथोजेनेसिस, चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति और भेद। राइट, सलिएंट फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर की एक खासियत रहती है भैया, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन का मतलब है सेफ, घबराने की बात नहीं है, ऑपरेशन करवा लिया, टोमी करवा लिया, है ना, हिस्टेरेक्टोमी करवा लिया हमने, मैस्टेक्टोमी, स्तन निकाल दिए, तो बीमारी अच्छी के अच्छे हो जाएंगे, ठीक ठाक हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। फिर बिनाइन में क्या हो जाएगा, सिर्फ ब्रेस्ट ट्यूमर नहीं है, उसका जो सेल्स है, कैंसरस सेल्स, वो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में घूम चला है। हड्डियों में उसका अभी अटैक हुआ है, ब्रेन में अटैक हुआ है, लीवर में अटैक हुआ है, ये कैंसर सेल का अटैक, उधर भी अफेक्शन हो गया है, तो उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस से फेटेलिटी की संभावना बढ़ जाती है, मृत्यु की संभावना बढ़ती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में एक बहुत प्रॉब्लम है, वो हार्ड रहता है, बहुत हार्ड, कठिन रहता है, स्पर्श करे तो लगता है स्टोनी हार्ड, STON, दगड़ जैसा, दगड़ माफिक, उसका हार्डनेस आ जाता है। और दूसरा, उसमें पेन नहीं रहता भैया। पेन हो तो हमें पता चलता है, ये हमारे परमेश्वर की देन है कि हमारे बहुत सारे बीमारियों में हमें पेन्स होते हैं, वेदना हो जाती है। वेदना अच्छी है भैया, वेदना अच्छी है। जैसे एक जाहिरात में बता दिया है ना, वो कुछ गंदगी अच्छी है, तो ऐसी तरह मैं बताओ, पेन अच्छा है। क्यों पेन अच्छा है? क्योंकि उससे पेशेंट को जागरूकता आ जाती है, अरे माय गॉड, OMG, ये मेरे को इधर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है।
फिर ऐसे मानो कि इधर ब्रेस्ट में, स्तन में आप गांठ है, कुछ दुखती खुपती नहीं है, उसमें पेन नहीं है, तो आप दुर्लक्ष्य करेंगे, उसको निग्लेक्ट करेंगे, और उससे क्या हो जाएगा, एक दिन उसका पर्यावसन मैलिग्नेंसी में हो जाएगा, कैंसर में। कैंसर, ठीक है, राइट डेफिनेशन ऑफ ओज की बात है। हाइपर सेंसिटिविटी मैंने बता दिया आपको, एलर्जी की सब स्टेजेस आ जाती है उसमें। 2017 हेतु के बारे में, डिटेल्स अबाउट हेतु, कारण के बारे में जो भी प्रकार बताए गए उसका सबका डिस्क्रिप्शन आपको आना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले से भी कह दिया है, सन्निकृष्ट हेतु, विप्रकृष्ट हेतु, प्राधानिक हेतु, व्यभिचारी हेतु, असात्म्येन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम, बाह्य हेतु, अभ्यंतर हेतु, दोष प्रकोपक हेतु, व्याधि हेतु। घबराने की बात नहीं है भैया, सिर्फ सुनते जाइए, नोट्स लगा लीजिए, पढ़ते जाइए, हो जाएगा काम। देन रक्त व स्रोत के बारे में पूछा है, स्रोत व दृष्टि हेतु और लक्षण। व्याधि, डिटेल्स अबाउट व्याधि क्षमत्व, क्या शब्द है उधर, पहले आप देखिए, आप व्याधि क्षमत्व, इम्यूनिटी पहले से बता चुका हूं, एक बात ऐड कर देता हूं। व्याधि क्षमत्व में ओज का योगदान महत्वपूर्ण है। रसायन चिकित्सा होनी चाहिए। ये कोरोना वायरस में व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए आप सब लोगों ने च्यवनप्राश लेना चालू कर देना चाहिए। सप्त धातु वर्धक है और ज्यादातर श्वास मार्ग में कार्यकारी हैं। च्यवनप्राश आंवला से बना हुआ ये जैम है। हर रोज खाली पेट 2 चम्मच लेते रहिए आप भैया। क्या सर उससे कोरोना नहीं हो जाएगा? कोरोना होने की संभावना कम हो जाएगी भैया। बाकी के नियम तो आपके मालूम है आपको। हाथ धोने चाहिए बार बार, सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए, 2 फीट 4 फीट का अंतर रहना चाहिए दो व्यक्तियों में, मास्क लगाना चाहिए, ये तो करना ही चाहिए। ये नहीं बता रहा मैं आपको मास्क छोड़ दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की भूल जाइए, हाथ धोने की जरूरत नहीं और च्यवनप्राश खा ले, कोई नहीं होगा, आपको कोरोना हो जाएगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। व्याधि क्षमत्व बढ़ाने से हम कोरोना होने की संभावना को टाल रहे हैं। 100% is not a guaranteed program. It depends on how much immunity you have developed. Then और एक बात मैं बता देता, बहुत सारे लोग मेरे को बार बार पूछते हैं, सब कोरोना से बात कीजिए, कोरोना के बारे में बताइए। लिख दीजिए आप, फिर क्या बता रहा हूं मैं, च्यवनप्राश बता दिया, गुडुची घनवटी लिख दीजिए आप। गुडुची, उसमें मराठी में गुळवेल म्हणतात, गुळवेल, हिंदी में गिलोय बोलते हैं। उसकी घनवटी टैबलेट मिल जाती है। घन का मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट ऑफ डिकॉक्शन। ये 2 या 3 सुबह खाली पेट विथ च्यवनप्राश ले लीजिए। कम से कम 2 कप दूध पीजिए उबाला हुआ, उसमें थोड़ी सी सुंठ डाल दीजिए। क्या बता रहा हूं मैं, सुंठ, ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं। और गरम गरम दूध हमेशा सुबह शाम लेते रहिए। बाकी का तो आपको परहेज रखना ही पड़ेगा, है ना, मास्क वाला, सोशल डिस्टेंसिंग वाला, ये तो होना ही चाहिए। और ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ व्याधि, व्याधि के भी बहुत सारे प्रकार है दोस्तों, वो हम एक बार सुनेंगे, पढ़ेंगे। अगला साल 2017 समर, दोष गति, ऊर्ध्व गति, अधोगति, तिर्यक गति, कोष्ठ गति, शाखा गति, मर्म गति, है ना, बिनाइन ट्यूमर, अभी अभी मैंने बात की, पित्त प्रकोपक लक्षण, अस्थि वह स्रोतस दृष्टि, बार बार अलग अलग स्रोतस पूछे जाएंगे। उनके पास तो 13 है, तो पहले 13 करेक्ट कंप्लीट करेंगे, फिर 13 की लाइन बढ़ाएंगे वो, है ना। तो परीक्षक क्या करेंगे, एक पूछा गया स्रोतस नहीं पूछेंगे आपको, अलग स्रोतस पूछेंगे। तो आपको 13 के 13 स्रोतस अच्छी ढंग से पढ़ना है। वो प्रैक्टिस के लिए भी बहुत काम आ जाएगा। मैं एक स्रोतस के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, हाँ ठीक है। एक्सप्लेन उपद्रव, कॉम्प्लिकेशन की बात मैंने कह दी आपको। राइट अबाउट रस प्रदोषज विकार, रस खराब होने से, रस ये पहला धातु है, ये टिश्यू है, उसमें वात पित्त प्रकोप से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसको बोलते हैं रस प्रदोषज विकार। एक्सप्लेन इडीमा, सूजन की बात कर दी मैंने आपको, हिपैटिक इडीमा, रीनल इडीमा, कार्डियक इडीमा। एक्सप्लेन त्रिविध परीक्षा विधि, बहुत इंपॉर्टेंट, अलग चीज है। दर्शन, स्पर्शन एंड प्रश्न लिखते जाइए आप। दर्शन का मतलब है आंख से देखना, इंस्पेक्शन। स्पर्शन का मतलब है रुग्ण को स्पर्श करना। तो हम
कैसे करते हैं? पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, तीनों का समावेश स्पर्शन में करेंगे। और प्रश्न क्या है? इंटरोगेशन, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे हम। हाँ, उसको रुग्ण को पर्सनल हिस्ट्री बोलेंगे, पास्ट हिस्ट्री पूछेंगे, फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, गायनिक हिस्ट्री पूछेंगे, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पूछेंगे। ठीक है। राइट डेफिनेशन ऑफ स्रोतस, सामान्य स्रोतो दृष्टि हेतु एंड लक्षण। सामान्य, इन जनरल, नॉट विथ स्पेसिफिक प्रकार के बारे में, क्योंकि ये ऐसे क्यों है, ध्यान में रखिए, ऐसे क्यों 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो पूरा का पूरा स्रोतस नहीं पूछा उन्होंने। एक्सप्लेन अबाउट बीज दृष्टि जनित विकार, जब हमारी गेमिट्स पुरुष बीज और स्त्री बीज में कुछ प्रॉब्लम है तो हमको हेरिडिटरी डिसीजेस हो जाते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम बोलते हैं। तो जेनेटिक प्रॉब्लम के बारे में बीज दृष्टि जनित विकार कहते हैं। आई एम सॉरी, ओके। आश्रय आश्रय संबंध, दैट इज दोष एंड धातु संबंध। देन एक्सप्लेन झेडेन स्टेनिंग, अलग अलग स्टेनिंग के प्रकार के बारे में हम देखेंगे। कफ दोष क्षय वृद्धि एंड प्रकोप लक्षण, कफ दोष का क्षय के लक्षण, कफ दोष के वृद्धि के लक्षण और कफ प्रकोप के लक्षण भी पूछे गए हैं। अगेन मैं बता रहा हूं आपको, एक ऑडियो मेरा है उधर यूट्यूब में, फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक इंपॉर्टेंट श्लोक का मैंने 1 घंटे तक पठन किया है अच्छी ढंग से। कृपया आप सुनते जाइए, हेडफोन लगा दीजिए, मोबाइल में ले लीजिए। डिस्क्राइब अबाउट दशविध परीक्षा, दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विदाः। राइट अबाउट उपशय एंड अनुपशय, थेराप्यूटिक टेस्ट बोलते हैं उसको। एक्सप्लेन आम एंड व्याधि क्षमत्व। 2018 लेटेस्ट है मेरे ख्याल से, राइट द सिम्टम्स ऑफ साम पित्त। एक दफा बोल देता हूं, साम और निराम में थोड़ा थोड़ा फर्क गिरता है। जैसे कि सामपित्त की बात करेंगे, सामपित्त जो है उससे एक प्रकार का अम्लता आ जाती है, हमारी जो उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग हो जाता है, उसमें सावर है, अम्लता है, अम्बट है, तो उसको बोलते हैं सामपित्त है। तो सामपित्त का कारण ज्यादातर क्या हो जाता है? वो पित्त कैसे पैदा होता है? वो पित्त इंडाइजेशन से आ जाता है, अजीर्ण अग्निमांद्य से उसका निर्मित हो जाती है, साम बन जाता है, क्योंकि वो रस में आम या टॉक्सिन हो गए, विष सदृश पदार्थ है ये आम वाला जो है। एक घटक नहीं दिखा सकते, ये कुल मिलाकर चीज बन जाती है, डेब्रिस बन जाता है, कचरा बन जाता है। आम एक कचरा है, उसको साफ करने की जरूरत है, साफ सुथरा बना दीजिए। और निराम पित्त में क्या आ जाता है? निराम पित्त में तीखापन आ जाता है हमारी उल्टी को, उसको कटुरस बोलते हैं। कटु का मतलब कड़ू नहीं है मराठी में, कटु ये संस्कृत शब्द है और कटु का मतलब है तीखापन। हमें मुंह को लगते हैं तीखा तीखा लग रहा है मेरे को, पित्त जो बाहर आ रहा है, तो उसका हम क्या जान सकते हैं? वो निराम पित्त है, जान सकते हैं। उसको अम्लता है, सावर टेस्ट है, तो ये साम है, और कटु टेस्ट है, वो निराम है। सिंपल एक चीज सिर्फ आपको मैंने बता दिया है ना। देन डिस्क्राइब अबाउट आशय अपकर्ष गति, गति का मतलब है हलचल, और ये विकृत तरह की गति कैसी होती है, क्या होती है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए माफ कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, देशपांडे सब खुद कर देते हैं, डीटीपी है, टाइपिंग है, एकला चलो रे, ऐसी मेरी आदत है। और उसको नाम जो ज्ञान है वो बंटवारा कीजिए उसका। थ्रोम्बोसिस, इधर क्या होना चाहिए? राइट डेफिनेशन, आपको व्याख्या लिखनी है रक्त की गुठली के बारे में। राइट लक्षण ऑफ ओज दृष्टि, पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ ओज, इम्यूनिटी। अष्ट महागद, ये बिग बॉस जो है, जैसे बिग डिसीजेस कौन से सीरियस डिसीजेस कौन से है जिसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो है अष्टौ महागद। गद का मतलब है बीमारियां। डिस्क्राइब एनी 3 पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ चेस्ट एक्सरे। रेडियोलॉजिकल टेस्ट बहुत सारे होते हैं, उसके बहुत सारे आपको पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिल जाते हैं। एक चीज बता देता हूं मैं आपको, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो उसके जो हमारा जो एक्सरे है वो कैसा रहता है? जनरली इट इज बिकॉज ऑफ द एयर, है ना, तो उसमें एक ट्रांसलूसेंसी रहती है, उसमें थोड़ा ओपेक हो गया, तो उसको बोलते हैं हम कैविटी बन गई उधर। जैसे कि हमारा नीचे वाला पार्ट है कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, तो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल उसका एक्यूटनेस चला गया,
तो उसको बोलते हैं कॉस्टोफ्रेनिक एंगल ऑब्लिटरेटेड। वो जो नॉर्मल कोन रहता है, कॉस्टोफ्रेनिक कोन बोलते हैं हिंदी में, वो कोन ब्लर्ड हो जाता है, उसमें धारदार शार्पनेस नहीं रह पाता, तो उसको बोलते हैं कॉस्टोफ्रेनिक एंगल जो है, कोन जो है वो ऑब्लिटरेट हो गया। तो वो किसकी निशानी है? वो निशानी है प्लूरल इफ्यूजन की। हमारे प्लूरल कैविटी में कुछ ज्यादा सा पानी बढ़ गया, एक्सुडेट बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं प्लूरसी, छाती में पानी हो जाना। ये ज्यादातर ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण है, उसमें एक्सरे में हम दिखाई सकते हैं, देख सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ आर्म वही चीज है। देन सिर्फ मैं अभी रेड पढ़ रहा हूं, ध्यान में रखिए, मेरा कर्सर नहीं चलेगा तो भी रेड के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या देख रहे हैं सर, क्या पढ़ रहे हैं? बैक्टीरिया एंड वायरसेस के डिफरेंस बताने हैं आपको। देन डिफरेंस इन बिटवीन दोषपाक एंड धातुपाक एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एसटी सेगमेंट इन ईसीजी। जैसे कि आप जानते हैं कि एसटी एलिवेशन और टी इन्वर्जन से क्या पता होता है? हार्ट अटैक। एसटी का उभर आना, जो आइसोमेट्रिक लाइन रहती है उससे एसटी सेगमेंट ऊपर चला जाता है, तो उसको, और टी जो ऊपर रहती है वो नीचे आ जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, टी इन्वर्जन बोलते हैं। एसटी एलिवेशन और टी इन्वर्जन, ये लक्षण क्या पैदा होते हैं? जब हार्ट अटैक आ जाता है पेशेंट को, तो ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन, उसमें ये पाए जाते हैं। अष्टविध परीक्षा योग रत्नाकर ने बताया है। नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक्, आकृति। राइट द कॉजेस एंड सिम्टम्स ऑफ रस व स्रोत दृष्टि। कर्सर तो ले रहा हूं मैं, ध्यान रखिए, रेड कलर के ऊपर, रेड है। बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, बहुत सारी हमें बात कही है उधर। स्तन की ज्यादातर, ब्रेस्ट ट्यूमर की बात कही है मैंने। टाइप्स ऑफ संप्राप्ति इन डिटेल, राइट, कॉजेस, सिम्टम्स एंड ऑफ अन्न व स्रोत दृष्टि एंड इन्वेस्टिगेशंस। मेनी टाइम्स पैथोलॉजी में इन्वेस्टिगेशन जरूरत है। रक्त की जांच कैसे करेंगे, स्पुटम की जांच कैसे करेंगे, पुरुष की परीक्षा कैसे करेंगे, स्टूल चेक कैसे करेंगे, है ना। व्याधि क्षमत्व के बारे में पूछा है, इधर देखिए। षट क्रियाकाल के बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: षट क्रियाकाल, साध्यासाध्यत्व, निदान पंचक, दोष गति एंड व्याधि मार्ग, साम निराम दोष, आमावस आम के बारे में, स्रोतोदृष्टि, हेतु लक्षण, लैब इन्वेस्टिगेशंस, गैंग्रीन, इस्टीमिया, ये सब मॉडर्न पैथोलॉजी के टॉपिक्स है। आयुर्वेद की शास्त्र में, आयुर्वेद के कोर्स में, बीएमएस कोर्स में बच्चों लोगों को, विद्यार्थियों को आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों पढ़ते हैं ये स्टूडेंट्स, और 80-90% वो आयुर्वेद की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और सप्लीमेंटेड विथ मॉडर्न नॉलेज। डोंट गेट कंफ्यूज, सप्लीमेंटेड। मैं तो दरख्वास्त करूंगा, विनंती करूंगा, सब आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स ने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ही करनी चाहिए ज्यादातर। और जब आपको लगेगा कि नहीं भैया यहाँ पर तो थोड़ा सा मॉडर्न सप्लीमेंट होना चाहिए, तो यू कैन रेफर द पेशेंट टू द मॉडर्न डॉक्टर। देयर इज नो हिचकिच। जैसे मॉडर्न डॉक्टर्स को भी आयुर्वेद की बहुत सारी बार जरूरत लगती है, बहुत सारी केसेस है। ये क्रॉनिक अस्थमेटिक हो, क्रॉनिक डायबिटिक हो, पैरालिटिक पेशेंट्स के रेसिड्यूल चेंजेस हो, ऑटो इम्यून डिसीजेस हो, तो वो लोग भेजते हैं आयुर्वेद की तरफ। तो कोई ये चीज नहीं है, किसी पैथी का ऊपर गर्व नहीं होना चाहिए भैया। कौन सी पैथी श्रेष्ठ है? मैं तो बोलता हूं सब पैथी के मेरिट्स है और डिमेरिट्स है। सिंपैथी इज द बेस्ट। सिंपैथी, करुणा होनी चाहिए रुग्ण की तरफ, लोगों की तरफ हमारा कारुण्य भाव होना, दया बुद्धि होनी चाहिए। वो सबसे बड़ी पैथी मैं मानता हूं। गैंग्रीन, इस्टीमिया, इन्फ्लेमेशन, एडिमा, न्यूट्रिशनल डिसीजेस, इम्यूनिटी, व्याधि क्षमत्व, ओज, अष्टव महागत, देन दशविध परीक्षा, हाइपर सेंसिटिविटी, ट्यूमर, थ्रोम्बोसिस, बीज दृष्टि, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। अगेन मैं आ गया हमारी पहली साइड के ऊपर, professor.deshpande@gmail.com. You can come to me for consultations of palmistry, of any disease, online classes, personal tuition. You can contact me and मैं हूं ना। एक बात अभी मैं ट्राई कर लेता हूं कि मेरी आपको YouTube की चैनल दिखा सकता हूं, तो जरूर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोच रहा हूं कैसे पीछे जाएं। तो ये आ गया मैं इधर, तो ये मैं छोटी कर देता विंडो, और ये इधर चला जाता हूं मैं। ये देखिए, ये ओपन करने की कोशिश करता हूं, है ना। तो देखिए यहाँ पर आ गया मैं। अभी ये मैं डाल देता हूं YouTube चैनल, देखिए हो सकता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई बहनों
समझने की कोशिश कीजिए। ये YouTube का मैं खुलवाना चाहता हूँ। YouTube इधर सर्च में जाइए भैया, तो इधर क्या टाइप करेंगे आप? राजेंद्र, RAJENDRA, राजेंद्र देशपांडे, ये देखिए है ना। तो ये आ गया, हम एंटर करेंगे, ये देखो ये हमारा पुराना वाला फोटो आ गया इधर, है ना। तो इधर ये चैनल है मेरा सब, मेरे ख्याल से इधर आप क्लिक करेंगे तो और आपको ये देखिए कैसे आ रहा हूं मैं। ये प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी होगी, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। इतने सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, 500 प्लस। क्या आप सोच सकते हैं? ये देखिए, फिजियोलॉजी क्रिया शारीर, आयुर्वेद फॉर ऑल सामान्य लोगों के लिए, मेडिसिन क्लासेस फॉर जीपी, आयुर्वेदिक रसशास्त्र सेकंड ईयर BMS, द्रव्य गुण विज्ञान, रचना शारीर, पदार्थ विज्ञान थर्ड ईयर BMS, सब देखो, सब टॉपिक्स है उसमें। चरक संहिता है, ऑफ्थेल्मोलॉजी, शालाक्य तंत्र है, शल्य तंत्र है ना, अष्टांग हृदय है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, देन आयुर्वेदिक पंचकर्म है, ध्यान में रखिए, रोग विज्ञान विकृति विज्ञान के बात है, स्त्री रोग है, गायनिकोलॉजी, सब के सब फर्स्ट ईयर BMS से लेकर लास्ट ईयर BMS तक मैंने प्लेलिस्ट में टॉपिक्स डाल दिए हैं। इंटरनेशनल में 20 साल तक पूरा दुनिया घूम चुका हूं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली और स्पेन, आयुर्वेद प्रोपोगेशन के लिए लोग मेरे को इनवाइट करते थे 1993 टू 2014। तो यहाँ मैंने वही भी बातें कही थी कि कैसे हम पढ़ाते हैं फॉरेन में। तो ये भी देख लीजिए आप, एनाटॉमी, इसी जी मैंने अभी इसकी बात कही है। और ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आ जाता, निदान सब्जेक्ट के लिए ये देखिए इसकी प्लेलिस्ट क्या है। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा पीछे जा जाता। आई एम सॉरी, आई विल गो बैक हियर, आई विल टेक ए पॉज। ये देखिए, ये बंद कर देता अभी आपके लिए, ये देखिए, हाँ, व्यू फुल प्लेलिस्ट, यहाँ पर मैं आ जाता, ये देखिए, ये क्लोज कर देता मैं अभी इधर। धातु सारता परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी, ध्यान से देखिए बच्चों, विद्यार्थी मित्र ध्यान से देखिए, मेरे YouTube चैनल में ये देखा है एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये मैं हूं। एग्जामिनेशन ऑफ पार्ट 1 है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ये सब टॉपिक्स आपको BMS को प्रैक्टिस को काम आ जाएंगे। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कैसे कीजिए, पल्स एग्जामिनेशन कैसे करनी चाहिए, CVS एग्जामिनेशन कैसे करनी चाहिए, प्रकृति के सीधे ढंग से मैं बता रहा हूँ क्लास में, ये सब नेचुरल ढंग से मैंने ले लिया है, कहाँ भी प्रोफेशनलिज्म नहीं, मेरे पास नहीं है। CNS एग्जामिनेशन, बहुत लोगों को डर लगता है, ये पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 सब के सब देख लीजिए। मेरे को माफ कर दीजिए, ये 25 इयर्स बैक मैंने वीडियोस बनाई है ब्लड प्रेशर की, मेरे स्टूडेंट्स के लिए, महाराष्ट्र के लिए, ये मराठी में, तो जिसको मराठी आती है ये सब ये BP वाले प्रैक्टिकल्स दे सकते हैं। ये ECG निकालना कैसा चाहिए भैया, ये इसके वीडियोस हैं, 7 उसके वीडियोस हैं। तो मेरी दरख्वास्त है आपको सबको कि जो मेरे चैनल है उसका YouTube चैनल जरूर जरूर एडवांटेज ले लीजिए, आपको ये बहुत फायदेमंद हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं शुक्रगुजार हूं, आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और सबसे बड़ी वाली बात है सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, और नोटिफिकेशन आपको मिलने से तुरंत आप जागरूक हो जाइए, अरे ये मेरे का सलाह का नया वीडियो आ गया। एक बात ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, मेरे सब के सब वीडियोस विद्यार्थी के लिए है, टीचर्स के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, और पेशेंट्स के लिए भी है। तो हर एक वीडियो हर एक के लिए है, क्योंकि मैं एक ही लीनियर लाइन से बातें नहीं आगे चलाता। अभी मैं क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा था निदान की, तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं मैंने देख लिए, मैं सब साथ साथ बातें करते रहता हूँ। हाँ, तो ये बकबक जो है वो आपको बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो आपको गुजारिश है, विनंती है, हाथ जोड़कर विनंती है, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरे वीडियो शेयर कीजिए, इससे और फीडबैक दे दीजिए, मेरे WhatsApp पर मैसेज कर दीजिए 9226810630। थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक केयर। नाउ आई एम stopping all my sharing and I will directly closing my this session. It is nearly about 1:30 minutes का वीडियो बन हो चुका हुआ है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।